पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसने दिल्ली को एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराली के धुएं को राजधानी में प्रदूषण की बड़ी वजह मानता है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से दिल्ली की चिंता बढ़ गई है। पंजाब के अमृतसर से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों एकड़ में फैले खेत जलते हुए नजर आए। वहां किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगा दी। पराली या ठूंठ फसल के उस हिस्से को कहा जाता है जो फसल की कटाई के बाद जमीन में रह जाता है। ये किसी के काम का नहीं होता और इसे काटने में काफी वक्त और खर्च आता है, इसलिए किसान इसे जला देते हैं। किसानों का तो यहाँ तक आरोप है कि सरकार से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलने से वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 रुपया देंगे, पिछले 2 साल से वो भी नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में नवंबर महीने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब के गुरदासपुर में एक सब्जी मंडी में कुछ व्यापारियों और मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह हालात तब बने जब एक व्यापारी ने उनके पास काम करने वाले मजदूर पर आरोप लगाया कि उसने धान चोरी के साथ उसके दफ्तर में घुसकर मारपीट की, जिससे वो मजदूर भड़क गया और उसने अपने कुछ साथियों की मदद से उस व्यापारी के 2 जानने वालों को पीटना शुरू कर दिया। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार दिखे, जिन्हें वहां देखते ही कई मजदूर उन पर टूट पड़े और झुंड बनाकर उन्हें पीटते दिखाई दिए। उन दोनों को उन्होंने मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। तभी वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए, जो मारपीट कर रहे लोगों को डंडे मारकर वहां से भगाते नजर आए। मुझे स्टेटमेंट आए कि वो दोनों के खिलाफ मारपीट के दौरान दोनों व्यापारी जख्मी हो गए और एक के तो कपड़े तक फट गए। दूसरी तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस वाले गाड़ी से अस्पताल ले गए। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से खफा कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर वहां काफी हंगामा हुआ। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। प्रदर्शनकारी बकाया वेतन देने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इस बीच उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कर्मचारियों के हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से भी सख्ती बरती गई। बताया गया कि 100 से ज्यादा कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर ढाबा चलाने वाले एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद बाबा का ढाबा पर पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे 80 साल के बुजुर्ग ने वीडियो के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। 1990 से ढाबा चलाते आ रहे बाबा अचानक इतने मशहूर हो गए कि उनके ढाबे के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखी। मदद की गुहार के बाद ये लंबी भीड़, ये बाबा के ढाबे के बाहर की भीड़ है कि आपको हर तरह के इंसान नजर आएंगे। कोई उनसे मिलने आया है, कोई उनसे मदद करने आया है, कोई उनके ढाबे पर काम करने आया है। इतने लोग बाबा की मदद के लिए उनके ढाबे पर पहुंच गए कि कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया। और लोग आ गए यहाँ पे, तो नंबर भी नहीं आ रहा है। बाबा की सब्जी और रोटी सब खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ, बहुत देर में नंबर आए। काम के बीच बाबा ने बताया कि उनके 3 बच्चे होने के बावजूद वो आत्मनिर्भर हैं। हमारी मदद कोई नहीं करता। अच्छा, आप खुद के खर्चे के लिए खुद से मेहनत? हम खुद खर्चा चलाते सबका। अच्छा, अकेले चलाते हैं। लोगों की मदद मिलने से बाबा का हाथ सधने लगा है, जिससे वो और उनकी पत्नी काफी खुश नजर आए। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर करते हुए इसे अपनी निजी क्षति बताया। रामविलास पासवान के निधन की वजह से आज दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दोपहर बाद पटना ले जाया जाएगा, जहां आखिरी दर्शन के बाद आज शाम पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रूस ने परमाणु युद्ध होने पर अमेरिका के बड़े से बड़े शहरों को नक्शे से मिटाने की तैयारी की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 68वें जन्मदिन पर वहां पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी 8 गुना तेज है। सामने आई तस्वीरों में रूस की सेना का एक जंगी जहाज समंदर में तैनात नजर आया और पलक झपकते ही उससे निकली क्रूज मिसाइल आसमान में पहुंच गई। मिसाइल की वजह से आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई, जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे गई। इतनी फुर्ती से मिसाइल आगे बढ़ी कि उसने महज 4.5 मिनट में 450 किलोमीटर दूर आर्कटिक महासागर में अपने निशाने को मार गिराया। दक्षिण कोरिया के उल्सन शहर में एक 33 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटे में पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। बताया गया कि आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी।
और कुछ ही देर में पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। सामने आए एक वीडियो में कंक्रीट के बड़े स्लैब नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। इस मंजर ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया। आसपास की इमारतों में फंसे लोग बुरी तरह डर गए। आनन फानन में इमारत के 500 मीटर के दायरे को खाली करवा लिया गया, लेकिन इस बीच इमारत में लगी आग खतरनाक होती चली गई। 12वीं मंजिल पर लगी आग ने कुछ ही घंटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत से बरसते अंगारों ने फायर ब्रिगेड की भी मुश्किलें बढ़ा दी। दक्षिण कोरिया के उल्सन शहर में हुई इस घटना की वजह से पूरा इलाका दम घोट देने वाले धुएं से भर गया। हालांकि हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कोरोना संकट में मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ने से रेलवे की तैयारियां पूरी होने के दावों की पोल खुल गई। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करते हुए 9000 लोगों को पकड़ा गया, जो कि फर्जी आई कार्ड और पास के जरिए लोकल ट्रेनों से यात्रा कर रहे थे, जबकि राज्य सरकार ने केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को 15 जून से ट्रेनों से सफर करने की इजाजत दी थी। इस कार्रवाई के बाद सिर्फ QR कोड वाले पास के जरिए ही लोगों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर QR कोड स्कैनर लगा दिए गए। ऐसा करने से ट्रेनों में भीड़ कम होगी, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। वॉल्स है, उसके ऊपर से भी जंप करके आ जाते हैं, लेकिन निगरानी रखी है। हमने एक ड्राइव भी लॉन्च किया है इसके लिए, और उसके चलते हमने कई लोगों को पकड़ा भी है। हाथरस केस में SIT ने 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। हाथरस केस की जांच कर रही SIT पीड़ित के गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ करेगी। SIT ने गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने घटना के वक्त मौके पर मौजूद होने का दावा किया था या फिर अंतिम संस्कार के समय रात में मौके पर मौजूद थे। बीजेपी छोड़कर LJP में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी पर हमला किया। उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी को NDA में शामिल करने पर भी सवाल उठाए। रामेश्वर चौरसिया को LJP ने सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। नेता तो एक ही है, तिकड़मबाज यहाँ करते रहते हैं। हाँ, वो बीजेपी के कम है, JDU के ज्यादा हैं। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद एक टीचर पर शराब पीने और बांटने का आरोप लगा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस टीचर पर कार्रवाई की मांग की गई। महाराष्ट्र बीजेपी अब महिला अपराध के मुद्दे पर राज्य की उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव भी पारित किया और महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। हाथरस के विषय को लेकर विपक्ष ने जो हल्ला गुल्ला किया, उसकी रिएक्शन नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में हुई है, उसको लेकर संघर्ष करेंगे। बीजेपी के रुख को देखते ही महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बनाए गए दिशा कानून की तरह जल्द ही नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तय समय में जांच और दोषियों को जल्द सजा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा कानून बनाया है। जल्द से जल्द महाराष्ट्र में दिशा कायदा लागू करने की हमारी कोशिश चालू है। जल्द से जल्द लाने का हमारा प्रयास रहेगा। इजराइल के यरूशलेम में कोरोना की वजह से लागू प्रतिबंधों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प ने गंभीर रूप ले लिया। वहां एक समूह के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन यरूशलेम में हुए इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सामने आई एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी एक कूड़ेदान में आग लगाते हुए दिखा। हंगामे के समय कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देर रात तक ये हिंसक टकराव जारी रहा। इजराइल में 13 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहाँ कई संगठन धार्मिक कार्यक्रमों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। इजराइल दुनिया भर के उन देशों में सबसे ऊपर है जहां प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। वायुसेना के 88वां स्थापना दिवस के मौके पर भारत ने दुश्मनों को अपनी आसमानी ताकत दिखाई। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का दमखम दिखाने वाले इस जश्न में 56 एयरक्राफ्ट शामिल हुए, जिन्होंने आसमान में ऐसे करतब दिखाए कि दुश्मन दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाए। वायुसेना के इस बार के स्थापना दिवस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला विमान था रफाल, क्योंकि इसे पहली बार वायुसेना दिवस की परेड में शामिल किया गया। रफाल जब शान के साथ आसमान में उड़ा तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसने हॉकी के मैदान से भी छोटे रेडियस में घूमकर 8 अंक की शेप बनाई। भारतीय वायुसेना की ये उन्नत तकनीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रफाल एयरक्राफ्ट है। ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसी साल ये शामिल किया गया और देख सकते हैं किस तरीके से वैसे तो इस परेड में शामिल सभी 56 एयरक्राफ्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन देसी विमान तेजस के हैरतअंगेज करतब देखकर सब हैरान रह गए। उसने रफाल के बाद गरजते हुए एंट्री की और आसमान में जबरदस्त कारनामे दिखाए। स्वदेशी निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट किस तरीके से दुश्मन के हौसले पस्त करेगा, ये नजारा आप देख सकते हैं। इससे पहले हिंडन एयरबेस पर फ्लाईपास्ट की शुरुआत आकाश गंगा यानी आसमान से पैराजंप से हुई, जिसमें वायुवीर विमानों से पैराशूट के जरिए कूदे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद देश के दुश्मनों से लोहा लेने वाले वायुसेना के जांबाजों को सम्मानित किया गया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।